जय हिंद। मैं राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद तालिब प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। रात के 3:30 बज रहे हैं। मैं और हमारी पूरी फैमिली सड़कों पर अभी भी है। और ये देखिए, ये हमारा सामान पूरा बाहर कर दिया है पीडीए के अधिकारियों ने। पूरा पैसा जमा होने के बावजूद भी रात के 3:30 बज रहे हैं। मेरा और मेरा परिवार आसमान के नीचे सो रहा है। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ छल कपट किया है, बेईमानी किया है, मैं चाहता हूँ परम आदरणीय योगी जी तक मेरी बात पहुँचे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रात के 3:30 बजे हम और हमारा परिवार एक खुली आसमान के नीचे है। कोरोना काल में हमें घर से बेघर कर दिया गया है। हमारा पूरा पैसा जमा होने के बावजूद भी हमसे हमारा घर छीन लिया गया है। हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप हमारा ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचाएंगे और इस गरीब बेसहारा परिवार की मदद करेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि ये हमारे परम आदरणीय योगी जी तक पहुँचे और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो लोगों ने हमको इस हालत तक पहुँचा दिया। पूरा पैसा जमा करने के बाद भी आज हम सड़कों पर हैं। लोग इसमें खुलकर हमारी मदद करें, हमारे साथ दें। हमें आपके साथ का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग हमारे साथ आएंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हमारी मदद करेंगे। हर एक चीज़ से मदद करें। मैं मोहम्मद तालिब राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से। मैंने अपने उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है एज अ सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में। मेरे पास मेडल है और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद के लिए आगे आए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। फ़िलहाल हूँ मैं योगी जी के क्षेत्र उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पे संगम नगरी कहलाने वाले प्रयागराज के। और प्रयागराज का जो दिल है अटाला, ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी इस देश के ने समर्पित किए और उन्होंने अपना नाम कमाया। आप अगर स्कूल में खेलते होंगे या फिर स्कूल जाते होंगे तो आपको 10वीं क्लास तक आपको 10 सर्टिफिकेट रिज़ल्ट के मिलते हैं। लेकिन मेरे हाथ में कुछ ऐसा है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये हॉकी प्लेयर का एक सर्टिफिकेट है। आप इसे गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 अभी तक जो सही सलामत हालत में है। और इसके अलावा करीबन 20 के ऊपर सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ये जो है एक खिलाड़ी का है जिसका नाम मोहम्मद तालिब है। एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल के साथ साथ इन सड़कों पर इलाहाबाद के सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के प्रैक्टिस किया करता था और अपनी प्रतिभा की वजह से आज ये नेशनल प्लेयर है। और उसके बावजूद, इस कड़ी संघर्ष के बाद, उसके बावजूद आज उसको ये स्थिति है कि जो सरकार इसे प्रोत्साहित करनी चाहिए, इसके हौसले को बुलंद करना चाहिए, आज वही सरकार इस परिवार को मारने पे उतारू है। मैं मिलाना चाहूँगा उस खिलाड़ी से और उसके परिवार से। ज़रा देखिए कितना संपन्न परिवार है और कितने आराम से ये लोग रह रहे हैं। मैं यहाँ पे खिलाड़ी हैं, इनसे बोलना चाहूँगा, ये आप ट्रॉफ़ियाँ देखिए। हम ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें, 1 या 2 ट्रॉफ़ी के लिए तरस जाते हैं। उनके गले के मेडल्स और ये ट्रॉफ़ियाँ आपको बताएंगी, लेकिन असली कहानी इसके पीछे कुछ और है जो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मुंबई से आज मैं इलाहाबाद आया हूँ। ये बाबूजी हैं, उनके पिताजी हैं, जो घरों में जाकर छोटे मोटे इलेक्ट्रिक्स के काम करते हैं। और शुरुआत से ये जो परिवार है बहुत ही दयनीय स्थिति से ऊपर आया है और आज भी ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है। आज से ठीक 10 साल पहले, 12 साल पहले 2009 में एक खिलाड़ी के कोटा के हिसाब से एक रहिवासी एरिया इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था, जिसमें कि एक घर इन खिलाड़ी परिवार को और रहिवासियों को सरकारी कोटे में देने का आश्वासन देकर इनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया, जिसकी जानकारी इस खिलाड़ी के इनके जो कोच हैं वो कोच सर से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से ये मामला है
और बड़े गंभीरता से आप देखिएगा कि सरकार किस तरह से एक खिलाड़ी को ख़त्म करना चाहती है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर जिस तरह से ये स्ट्रगल किया जा रहा है वो क्या है? सर, ये सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी का जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुंबई से चलकर और इस राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है मोहम्मद तालिब के लिए आप यहाँ उसके घर तक आए, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि 2009 में शासन का एक आदेश आया था कि जो लोग हायर परचेज से मकान में रह रहे हैं उनको जो है OTS के माध्यम से वो अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो OTS के माध्यम से इन्होंने फॉर्म भरा और उसके बाद 1,26,000 रुपये उन्होंने इसको निकाला कि 2 किस्त में जमा कर दीजिए। दोनों किस्त में टाइमली पैसा जमा होने के बाद और उन लोगों ने उसकी रजिस्ट्री न करके और 2 साल तक कोई पत्र नहीं दिया, और 2 साल के बाद जो है 2 साल तक ADO को, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 388 और 2014 में 5,05,000 पर इसको मकान को निरस्त कर दिया और लगातार 3 साल। हाँ जी। आपका ये कहना है कि पहले ये घर 1,26,000 या 30,000 के आसपास तय हुआ, जिसको समय पे आपने भरा। कैसे साबित करेंगे कि आपने इसका समय पे भुगतान किया है? क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास ये प्रूफ है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गणना करके और इस पूरे पेपर को उन्होंने 2 किस्तों में 1,26,000 रुपये हमको दिए थे। 63,000। जो आप देख रहे हैं ये इस घर की, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, उस घर की कीमत 2009 में तय की गई थी कि 1,30,000 के आसपास, समझिए कि 1,27,000 के आसपास की कीमत है। ये 63,000 और 63,000 की 2 किस्तें बनाई गई, जिसका इनका कहना है कि इन्होंने उसका पेमेंट किया है। ये उसकी पेमेंट की स्लिप है, समय पे इसका भुगतान किया गया 63,000 और 63,000। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है सर? दिक्कत यह है कि जो दूसरी किस्त की जो प्रयागराज ने हमको डेट दी थी वो 7/3/2009 दी थी, और उस बाबू की लापरवाही की वजह से उसने जो है 16 दिन इसको विलम्ब कराया, और आखिर में इस पैसे को उन्होंने लिख करके दिया कि 16 दिन विलम्ब के कारण आपको ये हम आपका मकान निरस्त करते हैं, जबकि सरकार द्वारा जो डेट है वो 31/3/2009 तक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक बाबू, जिसको हम लोग एक एम्प्लॉय कह सकते हैं, सरकारी बाबू जो कलम घिसने का काम कर, उस बाबू की एक गलती की वजह से आज ये पूरा परिवार सड़कों पर है। आप जो ये वीडियो सामने देख रहे हैं, इस परिवार का पूरा सामान सड़कों पर पड़ा हुआ है, और ये खिलाड़ी जिसने देश के लिए उपलब्धि, देश को आगे बढ़ाने और नाम रोशन करने की जो एक संकल्पना लेके इस नौजवान ने, केवल 19 साल का लड़का है, और ये मेडल और उसके सारे सर्टिफिकेट गवाही देते हैं ये टैलेंट कितना बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद सरकार इसका टैलेंट ख़त्म करने के उतारू है, और जो सड़कों पे आप सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं इस नवयुवक का है। इसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने किस देश का नाम रोशन करने का एक जज्बा अपने अंदर रखा था, और उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सड़कों पर उठा के फेंक दिया है। आज स्थिति ये है कि जो 1,26,000 का रूम था जिसको इनको आवंटित किया गया था, पेमेंट होने के बाद भी आज सरकार कहती है कि ये आज नए रेट से 21 लाख रुपए आप हमें दीजिए, तब इस घर में आप रह सकते हैं। और जब ये 21 लाख रुपए का नोटिस इनको आया, वो पेपर में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के एक मंत्री से मुलाकात की। सरकार ने नए नियम के हिसाब से 21 लाख रुपए इस परिवार से मांगे। सोचिएगा, जो 19 साल का लड़का पढ़ाई करता है और साथ में खिलाड़ी होने के नाते हॉकी टीम का नेशनल प्लेयर है, उसके 21 लाख रुपए उससे मांगे गए, और उस बुज़ुर्ग से मांगे गए जो घरों में जाके इलेक्ट्रिक का, वायरिंग का छोटा मोटा काम कर पाते हैं। और मैं आपको वो बंगला दिखाना चाहता हूँ जिस बंगले की कीमत 21 लाख रुपए सरकार ने, वो भी ख़ास तौर पे इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका तय किया है। आइए मैं उस खूबसूरत बंगले से आपको मैं रूबरू कराता हूँ कि देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे बंगलो दिख रहा है, ये इस बंगले की कीमत 21 लाख रुपए इसी इलाहाबाद में प्रयागराज में मांगी गई है। इस बंगले को देखने के बाद, इतनी खूबसूरत तरीके से जो बंगला बनाया है सरकार ने, उसको देखने के बाद ये परिवार मंत्री के पास जाता है और मंत्री जी से निवेदन करता है कि सर, ये खूबसूरत बंगला हम खरीदना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी आपके कहे अनुसार 1,26,000 भर दिया है, उसके बावजूद अब नए रेट से 21 लाख रुपए इस बंगले की कीमत है। मंत्री जी भी दयावान निकलते हैं, और वो भाई साहब, इनका जो 21 लाख की कीमत थी, उस शानदार बंगले की कीमत 17 लाख रुपए वो लगाते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये 17 लाख रुपया इनको भरना है, उस इंसान को भरना है जो पढ़ाई कर रहा है और साथ में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। ये सब कागज़ के जो सर्टिफिकेट हैं,
ये सब इसकी मेहनत का फल है। इसका जो दिन रात मेहनत किया इस लड़के ने, उसका ये फल है। और उसके बदले में सरकार ने इसे 17 लाख रुपए की मांग की है। बाबूजी अब ये अपनी किडनी बेचें, चाहे अपने परिवार की किडनियां बेचें, तो भी 17 लाख रुपया जमा नहीं हो सकता। भाई साहब ने सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाई और इनके जो कोच हैं सर ने, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद कुछ उद्योगपति सामने आते हैं और वो सारे मिलके इस बच्चे के घर को, उसके छत न छीना जाए, सरकार के मुंह पे मारने के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। उस उद्योगपतियों से भी मैं मिलाना चाहूँगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये वो सारे उद्योगपति हैं। भाई आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं कि जो आप लोगों ने इनको आर्थिक मदद की है? हम लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट हो के किस तरह से मदद करेंगे? आपकी तो कोई आजीविका भी नहीं है। जो कर सकते अपने पॉकेट मनी से जो हुआ हम लोग ने किया। आप भाई साहब? मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। भैया आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। भैया हम तो परिवार के। आप? हम सब लोग स्टूडेंट हैं। इंसानियत शायद इसी को कहते हैं, भारत शायद इसी को कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े धन्ना सेठ इस इलाहाबाद में बैठते हैं। उसके बावजूद इनका पूरा परिवार सड़कों पे सोता था। 7-7, 8-8 दिन तक सामान बाहर फेंका हुआ है। उसके बावजूद ये बच्चे जो यहाँ के स्थानिक रहिवासी हैं, इसमें से कुछ तो प्लेयर भी हैं, साथ में खेलते हैं, इन्होंने छोटे छोटे संख्या में पैसे जमा किए और ये आज अब भीख मांगने की स्थिति में नहीं है। सरकार के पास इन्होंने आवेदन दिए, पत्र दिए। कोच साहब बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों से ये लगातार डीएम और बाकी अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। आइए ज़रा पूछते हैं कि 4 सालों में कहाँ कहाँ आपने माथा टेका है सर? सबसे पहले 2016 में जब ये आए यहाँ मकान खाली कराने पहली बार, 2014 में निरस्त किया गोडक के शर्मा द्वारा, तो मैं गया तो गोस्वामी जो इस वक्त यहाँ पर डीएम हैं वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा कि पुराने रेट से आपका मकान कैंसिल हो गया है, आप आदेश ऊपर से कोई आएगा अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से तो मैं कर पाऊँगा। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि 8.5 लाख रुपए आप हमको लेकर के आइए, तो मैं इनका नए रेट से कर दूं। तो मैंने कहा इतनी बड़ी रकम ये कहाँ से लाएंगे इस परिवार को, और इसी वजह से इस बच्चे को हम खेल कूद में लेके आए थे ताकि इस प्रदेश का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? 1-1.5-2 लाख का हो तो मैं अपने पास से दे सकता हूँ, लोगों से मैं कर सकता हूँ। वो चले गए। फिर दूसरे आए टी के शिबू, उनके बाद गया, मैंने कहा इसकी जांच करवाई, इस फाइल की इनका पैसा डिपॉजिट है। दूसरे उन्होंने कुछ दिन जांच वाँच कराई, हमको साल भर दौड़ाते रहे, मैं भी बहुत दौड़ा ऑफिस से, लेकिन नहीं सुना। तीसरे इस बार जो अंकित अग्रवाल हैं, जब मैंने उनसे कहा कि साहब इस तरह से आपके एक बाबू ने जिस तरह से घोर लापरवाही की है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस बाबू ने, जिसकी वजह से आज ये सड़कों पर पड़े हैं, इसकी आप जाँच कराइए। तो उन्होंने कहा अगर आप लोग मदद कर रहे हैं तो मैं भी 50,000 रुपये दे दूँगा, और लेकिन मैं इस पर ऊपर से फिर मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी लेटर भेजा, वहाँ से फ़ोन भी आया कि आपका काम हो गया। आप किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास हम लोगों ने लेटर भेजा। पहले तो कुछ दिन तक सुनवाई नहीं हुई, फिर फास्ट ट्रैक में जब हम लोगों ने भेजा तो वहाँ से इनके मोबाइल पे, इस परिवार के इनके मोबाइल पे आया कि आप संतुष्ट हैं। तो ये हमको लेकर के फिर गए अंकित अग्रवाल साहब के पास और आलोक पांडे जी के पास। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई आदेश अभी वहाँ से नहीं आया। मैंने कहा भाई उनका फ़ोन आ रहा है कि आप संतुष्ट हैं और आप कह रहे हैं कोई लेटर नहीं आया। और उस बाबू की ऐसी घोर लापरवाही है कि यहाँ के केशवनाथ मौर्य जी, केसरी देवी जी, नंदी, इन और यहाँ तक कि इनका सिद्धार्थ नाथ सिंह का सब के लेटर जाते हैं और वो फाइल से निकाल के फाड़ देता है और कहता है किसी की नहीं सुनी जाएगी। सोचिए एक सरकारी बाबू की इतनी हिम्मत है कि बड़े बड़े मंत्रियों के जो लेटर हैं, पत्र है, वो फाड़ के वो फेंक देता है। मुझे शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पे कि आपका एक बाबू आपके कंट्रोल में नहीं है, आप राज्य चलाने की धमक रखते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जब से ये मसला चल रहा है 3 सरकारें बदल चुकी हैं, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई है। मायावती के शासनकाल से सन 2009 से ये मामला शुरू हुआ था और योगी जी का 4था साल लगभग ख़त्म होने आया है, लेकिन आज भी ये पूरा परिवार कार्यालय घूम रहा है। और सबसे मैं सैल्यूट करना चाहूँगा वो जो बाबू है जो मंत्रियों के लेटर को फाड़ के फेंक देता है, नंदी के लेटर को अपने जूते के नीचे रखता है। मैं सैल्यूट करूँगा ऐसे सरकारी मुलाजिम का कि इतनी हिम्मत आज के समय में मंत्री का पत्र फाड़ने का रखने वाला, जज्बा रखने वाला इंसान इसी इलाहाबाद में पाया जाता है। मैं सबसे बड़ी चीज़ आज इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि इस परिवार को वापस से उठा के सड़कों पे फेंकने की तैयारी इलाहाबाद प्रशासन कर चुकी है। उन्होंने मान लिया है आप भले राष्ट्रीय प्लेयर होंगे, आपने बहुत सारे मेडल जीते होंगे, लेकिन हमें महात्मा गांधी जी से मतलब है। आप 17 लाख रुपए हमें जमा कराइए और अपना छत आप पाइए, नहीं तो सड़कें खाली हैं, अपना सामान उठा के आप सड़कों पे जाके अपना ज़िंदगी जिए। ये तमाम लोग, ये जो पीछे स्टूडेंट हैं,
ये बाबूजी हैं, ये कोच साहब हैं और ये खिलाड़ी हैं। अब इनकी उम्मीदें आप तमाम लोगों से हैं। ये 2 चीज़ें मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इस परिवार के बीच में इसी के लिए आया हूं कि इस लड़के के भविष्य के लिए आवाज़ उठाइए। आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका जो देश को जो एक स्वर्णिम गोल्ड मिल सकता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं छुप जाएगी। एक गरीबी से निकला हुआ, एक सड़क से निकला हुआ लड़का, उसके अंदर की प्रतिभा छिन जाएगी। ये कोच साहब ने बिना गरीबी और अमीरी का फ़र्क किए उसको इस कदर बनाया कि वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अंडर जूनियर टीम खेल चुका है, अभी सीनियर टीम की बारी है। राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उस टीम में ये बंदे ने जगह बनाई अपने ताकत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पर। और आज उसकी स्थिति ये है कि उसको रहने के लिए छत भी नहीं मिल रही है। तो सोशल मीडिया से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं। लगातार 2 स्टेटों से रिप्रेजेंट करने के बाद, राज्य को प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन के बाद भी अब स्थिति ये है कि सरकार को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सरकार उल्टे इसे घर से बाहर निकालकर सड़कों पर और गलियों में फेंकने के लिए मजबूर कर रही है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस शानदार बंगले के लिए सरकार ने जो भीख मांगी है 17 लाख रुपए, वो 17 लाख रुपए अब पूरा देश इस खिलाड़ी के लिए जमा करके देगा। ये संकल्प के साथ मैं मुंबई से इलाहाबाद आया हूँ। अब इस बच्चे को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये जो लड़का है, जो खिलाड़ी है, अब राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए जाने वाला है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसके सर से छत छीनने की कगार पर है। तो आइए हम सब मिलकर योगी सरकार के इस खूबसूरत बंगले को 17 लाख रुपए में खरीदते हैं और इस बच्चे को मदद करते हैं। मैं एक खुशखबरी ये भी देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की वजह से इस परिवार के पास करीबन 8 लाख रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। जो बाकी का करीबन 10 लाख रुपए है, उसके लिए सरकार अड़ी हुई है। और सबसे दुखद खबर ये है कि इस परिवार के पास केवल 10 दिनों का समय सरकार ने दिया है। इस परिवार को आखिरी जो तारीख है वो 25 अप्रैल की है। उसके बाद इन्होंने जितने भी पैसे भरे थे आज तक, सोचिए एक बुज़ुर्ग इंसान इलेक्ट्रिक का काम कर करके 50 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये का रोज़गारी करके इन्होंने कैसे कैसे मेहनत करके वो पैसे भरे, वो सारा पैसा सरकार ख़त्म कर देगी, निरस्त हो जाएगा ये आवंटन। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे अगर एक खिलाड़ी ने आवाज़ उठाया और इस जैसे नादान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो आके 100-100, 200, 500 रुपया जमा करके 8 लाख जमा कर सकते हैं, तो यह भारत के प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस खूबसूरत बंगले में इस खिलाड़ी को शानदार तरीके से सुलाने के लिए हम सबको भीख जमा करनी है। और वो भी पूरी भीख जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को देनी है, क्योंकि सरकार ने पत्र देकर 17 लाख रुपए इस बंगले का मांगा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम इस परिवार को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस परिवार को मदद करना चाहता है, भले एक दिन गुटखा मत खाइए, एक दिन 50 ml पेट्रोल कम डलाइए, एक दिन अपने बच्चे को कैडबरी चॉकलेट मत दिलाइए। इस बच्चे का जो अकाउंट डिटेल्स है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केवल जो भी आपके हो सकता है वो राशि आप इस बच्चे के अकाउंट में भेजिए, ताकि इसके सर से इसका छत न छुए है, जो सरकार की तरफ से आया हुआ है। 25 मार्च का ये पत्र है और इसमें आखिरी जो तारीख दी गई है कि यहाँ पे दिया 1 माह के भीतर आपको कोष में जमा करना सुनिश्चित है। ये समझिए 1 महीने का लेटर और नोटिस है। अगर इसमें नहीं हो पाता है तो ये परिवार सड़कों पर आ जाएगा। आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर बच्चे का जो अकाउंट डिटेल्स है उसमें आप जितना हो सकता है मदद भेजें, क्योंकि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बंदा भारत के लिए खेलता है और हम भारत के लोग हैं। इस बच्चे को, इसके परिवार को अब साथ देने की हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की छत इससे नहीं छीनेगी, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो रमज़ान और नवरात्र का है। कहीं ना कहीं अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चा जो पूरे शिद्दत से देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो ये प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मुस्लिम, सारे समुदाय के लोगों से निवेदन है। पवित्र मंत्र हमारे सामने हैं, अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो इस लड़के के लिए हम ज़रूर से मदद करेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।